पेंसिल से ना मैं बनाया करो कोई चीज़, पेंसिल से मत बनाया करो, ठीक है, काफी पेंसिल नहीं होता है, ठीक है। बाकी ठीक है, यार अच्छा कर रहे हो, थोड़ा और प्रयास करो। मनीष का भी ठीक है, अच्छा है, सबसे बेटर है, ठीक है ये। और हरिओम सिंह, हरिओम नाम का तुम्हारा क्या नाम? हरिओम हो। चलिए हो गया है, इनका प्रश्न वगैरह दिया गया था। और लोग आते हैं अपने मूल टॉपिक पे। क्या हम लोग पढ़ रहे थे कि भारत में ऋतुओं के अनुसार जो स्थिति होती है जलवायु की, उसका हम लोग विवरण देख रहे थे कि कैसे किस ऋतु में कौन कौन सी दशाएं होती। तो दो हो गया था, एक शीत ऋतु और एक ग्रीष्म ऋतु। एक तो शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के दौरान पूरे भारत में कौन सी परिस्थितियां होती, इस चीज को आप लोग समझ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, चीजों को बताया गया। अब तीसरी ऋतु है आपकी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु, अब वर्षा ऋतु में हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है। वर्षा ऋतु के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में किस प्रकार का ये दशाएं रहती हैं, खास करके मौसमी दशा क्या रहती है, किस प्रकार का वायुदाब रहता है, ठीक है, और किस प्रकार से पवनें आती हैं इधर की तरफ भी, ठीक है। तो डालिए थोड़ा इसमें लिखिए, लिखते चलेंगे और समझाते भी चलेंगे साथ साथ में। एक बार में समझा दो, एक बार में लिखा दो, तो आप थोड़ा बोर भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो 4 लाइन लिखो, फिर आराम करो, फिर समझो, उसके बाद तब फिर लिखो। इस प्रकार से ज़्यादा ठीक रहेगा। क्यों क्यों सोनल, ये क्या है तुम्हारे कंधे में, क्या है स्टार? और एक ही तरफ क्यों लगा है? दोनों तरफ होना चाहिए। एक जेब में रखो, एक बाहर रखो लगाते हुए, ठीक है। एनसीसी में भी किया हूँ, इसलिए मैं जानता था, ठीक है, कि कैसे क्या होता है, क्या पहना जाता है क्या नहीं। और ये टोपी लगा के कैसे तुम लोग परेड करते हो? एनसीसी की टोपी अलग होती है, मेरी नहीं है। तो तुम्हारा आधा भी तो बैगे में है, परेड कैसे करोगी? सर जब परेड करते तब लगाते हैं ना। हाँ ठीक है। चलिए तो हम लोग वर्षा ऋतु में देखते हैं कि क्या होता है। वर्षा ऋतु का कार्यकाल कब से कब तक होता है, समय किस माह से किस माह तक? सब मुना रहे हैं, क्या मतलब पढ़े लिखे हैं आप लोग। मुनाने का मतलब ये हो गया कि पढ़े लिखे हैं। तो सांप सूंघने जैसी स्थिति बैठे रहते। लेकिन इस ऋतु का समय मध्य जून से सितंबर तक रहता है। इस ऋतु का समय मध्य जून से सितंबर तक रहता है। इस समय उत्तर पश्चिमी भारत, इस समय उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में निम्न वायुदाब का निर्माण होता है। इस समय भारत तथा पाकिस्तान के पश्चिम भाग में निम्न वायुदाब का निर्माण होता है। थोड़ा सा एक मैप हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इसी के आधार पर चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये भी छोटा सा बना देते हैं। और ये है आपका
भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है। और जो भूमध्य रेखा है दूसरे कलर से बना दें, ये आपकी भूमध्य रेखा है, लिख देता हूँ यहाँ पे। अब ये मैप जो है आप लोगों को बार बार बनवाएंगे, एक बार नहीं। और आपकी कर्क रेखा ये है, इसको हम लोग लिखते हैं कर्क रेखा, जो भारत के मध्य से होके गुजरती है। ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा। अभी सबकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं पहले ही बनवा दिया हूँ, ठीक है। ये आपका हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, यहाँ पे लिख दो एशिया, यहाँ पे लिख दो यूरोप, और ये है अफ्रीका, ठीक है। और ये आपका है भूमध्य सागर, ये आपका है भूमध्य सागर। इतनी चीजें हम पिछले दर्शा दिए हैं क्योंकि अभी इन चीजों को थोड़ा समझने की स्थिति होगी, ठीक है। तो इसलिए हम समझाते चलेंगे आप लोगों को, ठीक है। इधर कुछ चीजें लिखते रहेंगे, इसको यही तक बनाते हैं। अभी ये हम अपने डिजाइन अपना बनाए, आप लोग अपने डिजाइन में बनाइएगा, इसी तरह लाइन वाइन खींच दीजिए आप लोग भी, ठीक है। तो अब इसमें समझने का प्रयास करते हैं एक एक चीजों को। मैंने दिखाया है कि वर्षा ऋतु, जैसे मैंने ग्रीष्म ऋतु के समय ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में, यानी भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप इसलिए क्योंकि यहीं से आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला मौजूद है, यहीं पे लिख लीजिए हिमालय, ठीक है। अब ये क्या है, ये पूरा भारत को और कुछ छोटे एशियाई देशों को पूरे एशिया से पृथक कर देती, ठीक है, एक अलग भौगोलिक प्रदेश बना देती। और ये है आपके भारत और पाकिस्तान। अब इस समय ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु के समय जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनना शुरू हुआ था, यानी अप्रैल और मई महीने के अधिक तापमान के कारण, ठीक है, अब वो बन चुका होता है, पूर्ण रूप से वो अब बन चुका होता है। उसके बनने का ही परिणाम है कि हमारे यहाँ ये पूरे क्षेत्र में एक निम्न वायुदाब का निर्माण हो जाता है, पूरा पश्चिमोत्तर भारत और इन सारे क्षेत्रों में। यहाँ पे मैं यल और पी लिख दे रहा हूँ, यल पी का मतलब लो प्रेशर, ठीक है। और अगर कहीं पे एच पी लिखें तो उसका मतलब हाई प्रेशर, ठीक है। तो आप लोग अपनी कॉपी में लिखिएगा तो एक आध जगह जरूर चर्चा कर दीजिएगा, यल पी का मतलब लो प्रेशर या निम्न वायुदाब, नहीं तो आप यल पी मतलब तो दूसरे समझ जाएंगे, समझिए। तो इन क्षेत्रों में लो प्रेशर, और क्यों लो प्रेशर? क्योंकि सूर्य की स्थिति इस समय उत्तरायण है, यानी सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के आसपास में चमकता है, तो भारत भी इसी क्षेत्र में है जो, तो यहाँ पे एक सघन लो प्रेशर बनता है। दूसरी चीज है, कल मैंने बताया था आपको, यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, जो ITCZ मैंने बताया था, ITCZ, ये ITCZ क्या है? एक निम्न दाब का केंद्र है जहाँ पे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की कोने जो हैं आपस में मिलती हैं। तो ये बनता मूल रूप से जो है ये भूमध्य रेखा के आसपास, कहाँ बनता है? भूमध्य रेखा के आसपास। लेकिन इस समय मानसूनी जलवायु के कारण इसका विस्थापन यहाँ न होके इसका विस्थापन यहाँ हो जाता है। ये केवल एक भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में ऐसा विस्थापन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ITCZ एक मानसून गर्त के रूप में होता है, यानी ITCZ के क्षेत्र में सबसे न्यूनतम वायुदाब होगा, और न्यूनतम वायुदाब यहाँ है तो ये शिफ्ट हो जाती है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब ये शिफ्ट हो जाती है ITCZ, तो यहाँ पे यानी इन क्षेत्रों में एक गहन उच्च दाब
का निर्माण हुआ था। कहाँ पे? जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक कोने इसी प्रकार से तो चलती हैं, इसी प्रकार से तो व्यापारिक कोने चलती है। उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक कोने इस प्रकार से चलती है, ठीक है। और दोनों के संक्रमण से ITCZ का निर्माण होता है, लेकिन ITCZ लो प्रेशर का एक केंद्र है, इसीलिए कुछ समय के लिए खास करके जब वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी 23.5 डिग्री हम लोग कर्क रेखा गुजरती है, यानी कर्क रेखा से थोड़ा सा ऊपर ये आके बैठ जाती है। यानी जो हमारा पश्चिमोत्तर भाग है, लेकिन यहाँ पे जो पहले से निम्न वायुदाब बना हुआ था उस निम्न वायुदाब को और गहरा कर देती है। कौन कर देती है? ITCZ, ठीक है। अब यहाँ पे एक निम्न दाब का निर्माण हो गया, वो भी गहन निम्न दाब था। यहाँ पे उच्च वायुदाब का निर्माण है ऑलरेडी। अब ये कोने क्या करते हैं? यहाँ पे आके और हेरल के नियम के अनुसार ये इधर की दिशा में मुड़ जाती हैं और निम्न वायुदाब की तरफ तेजी से आगे बढ़ती हैं। अब इनके आगे बढ़ने के क्रम में दक्षिण भारत की भौगोलिक आकृति है, स्थलाकृतिक आकृति है, ठीक है, नुकीले आग की तरह जो है, तो यहाँ से आगे भी दो भागों में बढ़ जाती है। इधर आपकी बंगाल की खाड़ी और इधर आपका अरब सागर, ठीक है, ये दो शाखाओं में बढ़ जाती हैं और भारत में प्रवेश करती हैं, इधर से भी और इधर से भी। जो अरब सागर वाली शाखा होती है उससे ज़्यादा वर्षा भारत में होती है, लगभग 65% वर्षा जो है अरब सागर की शाखा से होती है पूरे भारत में, और 35% वर्षा जो है वो आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। अब इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि राजस्थान का जो क्षेत्र है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये सूखा क्यों रह जाता है, जबकि उसके आसपास के क्षेत्रों में अच्छी खासी मात्रा में वर्षा होती है। तो राजस्थान में मरुस्थल का विकास होने का कारण, राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल। और वो केवल भारत में नहीं, पाकिस्तान के क्षेत्र में भी विकसित होता है, ऐसा नहीं केवल भारत में ही थार का मरुस्थल है, समझिए। तो लगभग इस क्षेत्र में यहाँ पे इसका दो कारण है। पहला कारण कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो आता है उसके समानांतर, यानी मैंने बताया था आपको, इधर ही समझाते, मैंने बताया था कि अगर कोई पर्वत है, अगर वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दिशा में पड़ रहा है तो यानी इसको ऊंचाई पे उठाने का काम करे। अब कोई पर्वत अगर इसी दिशा में है, इसी के दिशा में है, ऐसे जैसे ये दिशा में, जैसे अरावली पर्वत गुजरात से दिल्ली तक की दिशा में, और ठीक यही दिशा इसकी है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की भी, तो इसके समानांतर ये जाके निकल जाती हैं हवाएं, तो आर्द्रता भरी कोने होती है। एक कारण तो ये हो गया कि अरावली के समानांतर दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं का होना। समझ रहे बात को? हैं? इतना मरे मरे आवाज में क्यों बोल रहे हो? यस सर, बोलो हाँ, और या तो बोलो नहीं, क्योंकि दो में से एक शब्द बोल दिया करो, ठीक है। और दूसरा जो कारण है कि इन मरुस्थलीय प्रदेश में लोकल स्तर पर जो हवाएं चलती हैं, ठीक है, और ये हवाएं इस प्रकार की होती हैं कि ये गर्म हवाएं होती हैं। खास करके पाकिस्तानी जो मरुस्थल है, पाकिस्तानी क्षेत्र का, उस क्षेत्र से इतनी गर्म हवाएं चला जाती हैं कि जो आर्द्रता भरी वायु होती है, ठीक है, वो आर्द्रता उसकी कम कर देती है। जैसे अगर कोई आर्द्रता भरी वायु है और उसके मार्ग में अगर कोई ऐसा स्थान बन गया कि जो बहुत ज़्यादा गर्म प्रदेश है, तो एक चीज़ वहाँ गड़बड़ कर देता है, जो आर्द्रता होती है वायु में उसको कम कर देता है। और बरसात होने के लिए वायु का संतृप्त होना आवश्यक है। संतृप्त वायु यानी ठीक उसमें 100% आर्द्रता, 100% आर्द्रता होगी तभी उसका संघनन होगा। अगर 100% आर्द्रता नहीं है ह्यूमिडिटी तो फिर संघनन ही नहीं होगा। संघनन नहीं होगा, बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो वर्षा होने सोच भी नहीं सकते। तो इन दो कारणों से किया राजस्थान का जो क्षेत्र है वहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती है और वो मरुस्थल के रूप में रह जाता है जो, ठीक। तो इन्हीं सारी बातों को एक एक करके लिखते चलिए, बीच में बताएंगे कुछ। क्या लिखे हैं? समझ में नहीं आ रहा हो फिर से बता दिया करेंगे। ऊँट की तरह से बैठे रह गए तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। भूगोल है,
पल्ले पड़ गया। तो हम लोग जो पीढ़ी वगैरह में अगर आप देखेंगे तो जितने प्रश्न आते हैं, ठीक है, उसमें अगर हम भूगोल के हिस्से को हटा दें, यानी भूगोल के हिस्से का मतलब कि डिजास्टर मैनेजमेंट, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इस 4 सेक्शन को क्या माना जाता है? भूगोल का पार्ट। ठीक है, इन 4 सेक्शन को हटा दिया जाए तो या जोड़ दिया जाए तो एक बहुत बड़ा भाग, लगभग मान के चलिए कि लगभग 40 क्वेश्चन से प्लस फ्री में होता है। 40 क्वेश्चन प्लस से होने का मतलब होगा कि लगभग आपको पासिंग मार्क तक पहुंचाने की क्षमता रखता है भूगोल। यानी आपकी कटअप कितनी रहती है? फ्री की अगर आप कटअप देखें 2-4 सालों से तो 80, 85, 90, 92 इसी के आसपास रहती है। क्यों? ठीक है, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। अब अगर आप भूगोल पे पकड़ आपकी है, आप 40 क्वेश्चन है, 40 में से 30 सही कर दिए तो 60 नंबर को आपको यही मिल जाना। बाकी करंट में कुछ सही कीजिए, कुछ पॉलिटिकल साइंस में सही कीजिए, कुछ और दूसरे विषयों में सही कीजिए, 10, 15, 20 क्वेश्चन पर आराम से फ्री निकल जाएगा। अब फ्री में ऐसा भी नहीं कि आपको पूरी दुनिया में टॉप करना है, नहीं हमारा फ्री पास करेंगे तो हम टॉपर भी पास करेंगे, हम पास होने लायक नहीं पास करेंगे। जितने भी अच्छे रैंक के जो IAS बनते हैं, उन सबका आप देखिए कि फ्री का स्कोर बिल्कुल कटअप के आसे पास रहा है। यानी अपनी एनर्जी को उन्होंने इसे गलत जगह पे नहीं ज़्यादा खपा दिया कि नहीं मेन क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, एक आंसर राइटिंग नहीं करना है, और फ्री में पता लगे कटअप 90 है तो हमको सही करना है 140। क्या मतलब उसको 140 करने का? उतनी एनर्जी आप इधर लगा दीजिए, अगर सटीक ढंग से पढ़ेंगे तो आराम से चीज़ें कवर हो जाएंगी। और इन सब जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं सब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, ठीक है। हमेशा प्रश्न जो बनता है भूगोल में भी, खास करके फिजिकल ज्योग्राफी में, जो कंसेप्चुअल बेस पे ही प्रश्न बनाए जाते हैं। कई बार तो छोटे प्रश्न बना देता है, आप देखेंगे तो यार इतना सरल प्रश्न आ गया और गलत करके आ जाएंगे। अच्छा आंसर देता आंसर को लेके एक बार प्रश्न पूछा है 17-18 के फ्री में, लेकिन बहुत सरल प्रश्न था, लेकिन बहुत लोग गलत हो गया, क्योंकि कई बार उत्तर सही गलत कर देंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो गलत होना तय मान के चलिए हो जाएगा। चलिए आगे, अभी IIT CGET जो है इसी से बहुत सारे प्रश्न आपके मेंस में बनते हैं। मेंस में बनते हैं कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति में IIT CGET के योगदान पर टिप्पणी कीजिए। 150 शब्द या 200 शब्द में आपको लिखना रहेगा। यानी भारतीय मानसून को लाने ले जाने में IIT CGET की क्या भूमिका है। अभी IIT CGET जो है, जो इस समय आके यहाँ बैठ गया है, कि ये 3 महीने के बाद फिर यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा तो लो प्रेशर यहाँ जनरेट हो जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा हाई प्रेशर, जब ठंडी अपने यहाँ पड़ने लगेगी, अब हाई प्रेशर फिर मानसून वापसी होने लगेगी, जो इसमें शुरुआत हो चुकी है। समझे? लेकिन अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, देखिए फ्री में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरीके की हिंदी लिखेगा। देखिए अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ब्रैकेट में लिख दीजिए IIT CGET या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। IIT CGET उत्तर की ओर खिसकता हुआ अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, यानी IIT CGET उत्तर की ओर खिसकता हुआ शिवालिक के पर्वतपाद तक चला जाता है। शिवालिक के पर्वतपाद तक चला जाता है। शिवालिक के पर्वतपाद तक चला जाता है। इसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप में या भारतीय महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में, इसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में
उत्तर पश्चिमी भाग में एक निम्न दाब की मेखला का निर्माण होता है। एक निम्न दाब की मेखला का निर्माण होता है जिसे मानसून गर्त भी कहते हैं। जिसे मानसून गर्त भी कहते हैं। जिसे मानसून गर्त कहते हैं। वहीं दूसरी ओर इस निम्न दाब को भरने के लिए इस निम्न वायुदाब को भरने के लिए दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली व्यापारिक पौने वहीं दूसरी ओर इस निम्न वायुदाब को भरने के लिए दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पौने हेरल के नियम के कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून का रूप ले लेते हैं। हेरल के नियम के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून का रूप ले लेती हैं। हेरल का नियम किसको पता है? पता पीछे कोई महाशय? हाँ, सही जा रहे हो। लगभग जो बैलेट का नियम है उसी के संदर्भ में इसका भी प्रयोग किया था। यानी जो पृथ्वी हमारी है वो अपने अक्ष पे घूर्णन कर रही है और उसके कारण जो हवाएं होती हैं, ठीक है, उनके दिशा में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक कोने हैं ऐसे ऐसे आके इधर की तरफ मुड़ जाती है। यानी जैसे भूमध्य रेखा को पार करती हैं वो इस दिशा में मुड़ जाती है। अब इस दिशा में मुड़ के जो है इधर की तरफ आ जाएंगी, इधर की तरफ आ जाएंगी, इधर की तरफ आ जाएंगी और भारतीय उपमहाद्वीप में जाके वर्षा करवाती है। क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर का निर्माण हुआ है और यहाँ पे लो प्रेशर का निर्माण हुआ है, तो हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बढ़ती हैं। अब अगर आप सनातनी कोने पढ़े हैं, जिसको प्रचलित कोण भी कहते हैं, यानी व्यापारिक कोण, पछुआ कोण और ध्रुवीय पूर्वा, ठीक है, तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि इतना इंटरकनेक्टेड है भूगोल विषय, खास करके फिजिकल ज्योग्राफी, अगर एक टॉपिक आप मिस किए तो फिर आगे मरना तय। मरना तो ज़्यादा बड़ा शब्द हो गया, मरेंगे नहीं, लेकिन दिक्कत आपको हो जाएगी समझने में, समझिए। और अगर व्यापारिक कोण नहीं समझ रहे कि व्यापारिक कोण क्या है तो यहाँ नहीं सोचेंगे कि भैया ये तो कुछ चल रहा था, ये बीच में कहाँ से आ गया। ठीक है, तो पृथ्वी पे कुछ ऐसी कोणें हैं कि जो निरंतर 12 मास एक ही दिशा में प्रवाहमान रहती है। उसको हम लोग प्रचलित कोण बोलते हैं या सनातनी कोण बोलते हैं। ठीक है, तो ये होती हैं कि भूमध्य रेखा के इधर और फिर यहाँ से इस वायुदाब का मैंने थोड़ा सा बताया भी था आपको, ठीक है, लेकिन हमको लगा कि पढ़ाया गया होगा तो समझ रहे होंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उसमें नहीं गए। कहीं तो बता भी दें, नहीं तो रहने दीजिए अगर समझ रहे हो तो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक कोण है, यहाँ पे बोल के भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ आती, यही में एक्चुअल में दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, बाकी कुछ नहीं है दक्षिणी पश्चिमी मानसून में। जो अब इसमें अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं, इसमें कई किन चीज़ों को, पहला तो आपको प्रचलित कोणों को समझना पड़ेगा, यानी व्यापारिक कोण, पछुआ कोण और ध्रुवीय पूर्वा कोण। दूसरा आपको ITCZ को समझना पड़ेगा। तीसरा आपका ITCZ का विस्थापन समझना पड़ेगा। उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब
क्या है, कैसे बनता है, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को मैं बताते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं चीज़ों को छोड़ दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी अभी बहुत सारी बातें आएंगी तो उसमें भी चीज़ों की चर्चा होती रहेगी। आगे लिखिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में सर्वप्रथम, भारत में सबसे पहले दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहाँ पहुँचता है? और मतलब और लोग बताएं। भारत में सबसे पहले दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल नहीं पहुँचता है, मैं ये बता रहा हूँ। कहाँ पहुँचता है? जब केरल बता दीजिए आप से, इसके अलावा सोचिए, इसीलिए मैं कह दिया हूँ नहीं पहुँचता। महाराष्ट्र है, गोवा, महाराष्ट्र, पश्चिमी तट पे नहीं पहुँचता वो कोई तटीय इलाकों में होता है। तटीय इलाकों मतलब पश्चिमी तट पूरा तटीय ही तो है, मतलब वहाँ पहुँचा तो पूरा किसी राज्य में ही पहुँचेगा। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले पहुँचता है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहुँचता है। ठीक है, तो लिख लो, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम 25 मई के आसपास अंडमान निकोबार तट पर एक जून के आसपास तिरुवनंतपुरम यानी केरल, तिरुवनंतपुरम एवं चेन्नई तथा 5 से 10 जून के मध्य कोलकाता एवं मुंबई को छूता है। इसके पश्चात देश के आंतरिक भागों में विभिन्न समयांतराल में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन होता है। इसके पश्चात देश के आंतरिक भागों में विभिन्न समयांतरालों में पहुंचता है। भारत में मानसून आगमन को मानसून विस्फोट कहा जाता है। मानसून विस्फोट, जहाँ पे मानसून विस्फोट लिखे वहाँ पे दीजिएगा बर्स्ट ऑफ मानसून, BRUST, बर्स्ट ऑफ मानसून। कहीं कहीं अंग्रेजी के शब्द को हिंदी में लिख दिया जाता है। मानसून बर्स्ट क्या है? तो भारत में जो मानसून सबसे पहले पहुंचता है तो उसको मानसून विस्फोट कहा जाता है। और विस्फोट इसलिए कहा जाता है क्योंकि मानसून पहुंचने के समय ये लोग करके हालत खराब कर देंगे, मानसून के हम लोग पड़ेंगे, एक बंद कर देते हैं। दिख रहे हैं? इसमें भी आप लोग नहीं बोल रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? भूत हो गए हैं हम। लिखेंगे जब थोड़े एक छाती बंद करके बदन विलुप्त हो जाएगी। कहने का मूल मतलब ये है कि पीछे तक दिखाई दे रहे हैं, समझ में अंधेरे में रह रहे हैं, पता लगे और लोग तुम्हें आवाज़ कहाँ से आ रही है, बाहर की आवाज़ बहुत आ रही है, इसलिए बंद करती है। ठीक है, क्या बता रहे थे? बर्स्ट ऑफ मानसून यानी मानसून विस्फोट। मानसून विस्फोट इसलिए कहा जाता है कि जिन क्षेत्रों में सबसे पहले पहुंचता है तो
तो वहाँ पे 2 से 3 दिनों के लिए लगातार बारिश होती और झमाझम बारिश होती। कहता है हाँ भैया मानसून आ गया। तो अपने यहाँ तो उसका उपयोग क्या किस में किया जाता है, धान की रोपाई में। पूर्वांचल में ठीक है, मानसून आने के समय ही बिल्कुल उसी के आसपास की तारीखों में और लोग क्या करते हैं, धान की रोपाई करते हैं, क्योंकि धान बैठाने के समय खेत में पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो मानसून आया, करते हैं अपना बियाड़ा वगैरह तैयार रखें, तुरंत उखाड़ के बैठा कि तो उसका लाभ हमको मिल गया। मानसून का जो बाद के दिनों बरसात हुई तो धान की फसल के लिए हमेशा बारिश की पानी की आवश्यकता या वैसे भी पानी की आवश्यकता उसमें पर्याप्त मात्रा में रहती ही रहती। बाकी देश के अन्य हिस्सों में ये एकाएक जो है ये भी है कि एक समान बारिश नहीं होती। जैसे मालाबार तक पे सबसे ज़्यादा बारिश हो जाती है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ आएंगे, गोवा, मुंबई, इन सारे क्षेत्रों में और बारिश की मात्रा कम हो जाएगी। और पश्चिमी घाट के इस पार चले आएंगे तो ना के बराबर बारिश होती है। इसको हम लोग दृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं। देश के आंतरिक भागों में आएंगे, पूर्वांचल में ठीक ठाक बारिश होती है। जैसे जैसे आप पूर्वांचल से पश्चिम की तरफ बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे बारिश की मात्रा आपको कम होती चली जाएगी। एक समय ऐसा आ जाएगा कि बारिश ना के बराबर होगी, जो हम लोग रेगिस्तान में पहुंच जाएंगे, यहाँ लगभग 25 सेंटीमीटर और वर्षा भी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से मानसून का आगमन जब होता है तो उसको हम लोग मानसून बर्स्ट की संज्ञा देते हैं, या मानसून विस्फोट। आगे लिखिए, प्रायद्वीपीय भारत की आकृति के कारण, पैराग्राफ मतलब चेंज कर दीजिए, लिखिए प्रायद्वीपीय भारत की आकृति के कारण प्रायद्वीपीय भारत की आकृति के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून 2 भागों में बंट जाता है। 2 भागों में बंट जाता है। एक इधर से, पहला अरब सागर की शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। हो गया? मजा नहीं आ रहा है ना? एक बार हम जो है एक हम पढ़ा रहे थे प्राइवेट कोचिंग में, मतलब अभी नहीं, नौकरी लगने पहले की बात है। आप लोग कुछ नहीं बताइए, प्राइवेट में भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे हम लोग पूरा विषय खत्म कर लिए। ठीक है, वहाँ पे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा। ठीक है, पूरा जब विषय खत्म हो गया तो लास्ट क्लास से तो भाई को इतना पढ़ाया गया, इतना समझ में आया। तो कई बच्चे के हाँ सर आया, जो है काफ़ी चीज़ें हम लोग समझ गए, बुनियादी चीज़ें भी समझ गए और काफ़ी चीज़ें जो है समझ गए। 1-2 बच्चे ऐसे थे खड़े हुए कि सर वो तो ठीक है, समझ में सब आया, लेकिन मज़ा नहीं आया। उनका मज़ा क्या मतलब, यहाँ नाच मतलब कि हम करने आए थे कि पढ़ाने आए थे जो है। तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलेगा, लेकिन अब ऐसा कुछ थोड़ा है कि बिल्कुल आप लोग आओगे बोर हो जाएँ, ऐसी बातें हम बोले कि आप लोग बिल्कुल हंसते हंसते ही पूरा पढ़ लेंगे। थोड़ा सा अगर दिमाग का प्रयोग बीच बीच में करते रहेंगे तो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी और सब्जेक्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग बना भी रहेगा। और इंटरेस्टिंग बने रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई पूरी आपकी जिस दिन इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। समझ लीजिए, जिस दिन आप कोई लगने लगेगा आप हार है उसको करना, जब तक आपका इंटरेस्ट बना हो कि आप लेके भी पढ़ के समझ रहे हैं, बैठे भी पढ़ के समझ रहे हैं, चाय पीते हुए पढ़ने में समझ में आ रही है चीज़ें, तो समझिए कि आपका दिमाग बहुत प्रॉपर ढंग से काम कर रहा है। और जिस दिन आरामदायक कुर्सी पर बैठने के बाद में भी चीज़ें समझ में ना आए, बहुत सरल चीज़ जो पहले तुरंत समझ में आ जाती थी वो बाद में समझ में आए, तो समझिए कि दिक्कत होने लगेगी, ठीक है, मन नहीं लग रहा है या इंटरेस्ट पढ़ाई से खत्म हो रहा है धीरे धीरे। अरे तो प्रयास आप लोग किया करिए कि चीज़ें समझ में आए, और समझ में जब तक आएंगी तब तक इंटरेस्ट बना रहेगा। समझ रहे हैं? जैसे मैथ वगैरह है, मेरा इंटरेस्ट नहीं रहता, मैं तो खुद बुक होगी मैथ का, मैथ जितना के बराबर आता है जो, पर किसी तरह पास ही हो गया हूँ समझ लीजिए। मैं तो पास होने की स्थिति भी नहीं थी, एक समय ऐसा था जो तो इंटर के बाद हाई स्कूल के बाद पढ़े नहीं,
कंपटीशन में कितना आता है, सीसेट में कितना मैथ आता है, 2-4-10 प्रश्न आते हैं, तो मान लीजिए 10 प्रश्न आता है तो 10 में तो 5 तो कर ही लिए जाते हैं, 5 नहीं कर पाते, बाकी और दूसरी जगह करके कवर कर लिया जाता है। अब बैग लेके बैठ जाएंगे तो अनावश्यक नींद आने लगेगी। ठीक है, जिस विषय में आपका इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, इसको कहते हैं उबाऊ। क्योंकि समझ जाइए तो वो पढ़ने लगेंगे तो नींद नहीं आ रही है तो उसी पढ़ना शुरू कर दीजिए, तुरंत हो जाएंगे। समझे? तो भूगोल थोड़ा सा बीच बीच में आपको बोरिंग लगेगा, खास करके जो फिजिकल डेवलपमेंट वाला सेक्शन है उसमें लगेगा, बाकी और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। लेकिन इसी को अगर आप जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन आपको मजा आएगा कि अरे यार ITC जो है भाई यहाँ जा रहा है, यहाँ निम्न वायुदाब का निर्माण हो रहा है, यहाँ उच्च वायुदाब का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ ऐसे हो रही है, मौसम में ये हो रहा है, इसमें मौसम वापस जा रहा है, इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है, इस समय ठंडी बहुत पड़ रही है, क्यों पड़ रही है, सारे कारण आप अपने आप समझते चले जाएंगे। पूरी दुनिया में किसी भी स्थान के बारे में अगर आपको जानना हो तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ का मौसम ऐसा हो सकता है, वहाँ पे इस कारण से वहाँ ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं। जो अगर आप बढ़िया से बुनियादी चीज़ों को समझ के अगर आप पढ़े हैं तो सबसे बड़ा संकट क्या होता है जानते हैं? जैसे इसमें अधिकांश लोग ऐसे होंगे, अधिकांश क्या लगभग मान लीजिए 90% लोग ऐसे होंगे, मतलब ये बुराई नहीं कर रहे हैं, तो सच्चाई बता रहे हैं, हम भी उनकी श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं लंदन से आया हूँ। हाई स्कूल इंटर तक के स्तर पे जो है विषय की जो बुनियादी समझ होती है वो अधिकांश बच्चे नहीं समझ पाते हैं। अपने आप शिक्षा प्रणाली का दोष है कि किसका दोष है? जैसे भूगोल विषय, जिसके बच्चे कहते हैं कि सर भूगोल हमको समझ में नहीं आता क्योंकि हम इंटर में भूगोल नहीं लेते, हम साइंस से पढ़े। ये सब बहानेबाजी है। ठीक है, भूगोल आपको कक्षा 6 से ही पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कक्षा 10 तक इतना भूगोल आपको पर्याप्त मात्रा में पढ़ा दिया जाता है। ये सब ITC बोर्ड आपको कक्षा 8 की किताब में पहले दिखाएंगे कि इतना आप पढ़ रहे हैं। कक्षा 6 की किताब में आपको व्यापारिक होने, बसुआ होने, ये सब आपको कक्षा 6 की किताब में आपको BA कर रहे हैं ना, लेकिन 6 की किताब अगर आप वहाँ की बुनियादी चीज़ों को समझ रहे होते या जानते होते तो इंटरेस्ट आता। अब क्योंकि वो चीज़ पढ़े नहीं है, वो चीज़ समझे नहीं है, या अपने यहाँ सिस्टम के लिए उसकी कमी है कि हमको पास हो जाते हैं लोग। ठीक है, BA में कोई BA हुआ, BSc तो थोड़ा बहुत मान भी सकते हैं, BA में पास होने का मतलब कोई उपलब्धि नहीं है, तो मानते हैं। आप कुछ भी लिख के चले हैं तो काफ़ी चेक करते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या लिख के आप लोग आते हैं तो, और फिर भी पास होते हैं। कुछ भी लिखाइए आप, प्रश्न उत्तर का नंबर डाल दीजिए और कुछ भी लिख जाइए, आपको कोई फेल नहीं करेगा। क्योंकि सबसे मूल कारण ये है कि कोई पढ़ता नहीं है। अगर पढ़ ले तो पक्का पागल हो जाएगा, और कुछ हो या ना हो, क्योंकि जिस प्रकार की मौलिक बातें आप लोग लिख के पेपर में आते हैं, ठीक है, वो पढ़ के पागल हो जाएगा। उसी वो में वो पास भी हो जाता है। आदमी कहता है चलो छोड़ो, पास ही कर दो, क्या मतलब जब इसी तरीके की काफ़ी अच्छा की हो रही है। ठीक है, इसी में क्या होता है, बच्चा बिना पढ़े पास हो जाता है, उसके बाद डिग्री आ जाती है, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, और उसको उस विषय की बुनियादी बात भी नहीं पता होती। जैसे कोई भूगोल से BA कर लिया, BA में उसका भूगोल है और फाइनल हो गया, उसके बाद कोई पूछ के भैया बताओ अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है, ये नहीं बता पाए। तो ये तो छोड़िए, हमारे कई मित्र हैं जो ऐसे हैं कि अधिकारी बन गए, कोई नायब तहसीलदार हैं, कोई SDM तक बन गए, कोई अभी वो लोग कहते हैं यार अक्षांश क्या होता है, आता है समझ में नहीं आया। ठीक है, क्योंकि उस चीज़ की ऐसी बात है कि जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इतनी भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको रोक दे। लेकिन अगर आप जानते हैं उस चीज़ को तो बहुत आसानी से वो सब्जेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए बुनियादी जो बातें होती हैं, हर विषय की बात होती है, भूगोल की बात नहीं करें, पॉलिटिकल साइंस की बात हो, सोशियोलॉजी की बात हो, इतिहास की बात हो। ठीक है, आपको ये नहीं पता है प्राग इतिहास क्या होता है, आद्य इतिहास क्या होता है, इतिहास क्या होता है, पूरा इतिहास से PhD कर डालिए, दिक्कत होगी ना। इसलिए संकट इसी बात का है कि बुनियादी चीज़ें अगर आप लोग समझ पाते या समझ रहे होते तो बहुत इंटरेस्ट आता है। इसलिए बीच में को रुकना पड़ता है, हम जान जाते हैं चेहरा देखे कि कुछ तब हवा से ऊपर से जा रहा है, जो पीछे से निकल जा रहा है, कुछ चीज़ें नहीं आ रही। तो वहाँ जानना है कहाँ कोई ऐसा सब बोल देता हूँ तो पूछ लिया करिए, आपको पूछ लेंगे तो उसी दौरान उसकी चर्चा भी हो जाए करेगी।
और नहीं पूछेंगे तो हम पढ़ावा निकल जाएंगे, हमको क्या करना है। मरो आप लोग, अपना समझो, समझ रहे हैं। चलिए थोड़ा आगे लिखिए, समझ में आएगा, पूरा खत्म होगा तो आएगा। तो जिसमें भूगोल पूरा खत्म कर देंगे, कह देंगे क्लास में कि व्यवहार से हमारा भूगोल खत्म हो, भारत का भूगोल आप लोग कर चुके, ठीक है। मैं दावे कर देता हूँ कि आप मतलब इतने के सब कुछ आप जान जाएंगे, दावा गलत होगा, लेकिन आप बहुत कुछ जान जाएंगे, बिल्कुल ये जान के ये दावा मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जहाँ जीरो पे थे वहाँ पे आप एक अच्छे खासे लेवल पर पहुँच जाएंगे। कम से कम प्री में आपके प्रश्न जो है गलत नहीं होने चाहिए, अगर आप बराबर रिवीजन करेंगे और चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से अगर सुनेंगे तो समझेंगे, क्योंकि मैं आपके बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखे थे, बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में बन जाता है, ये कहते ना, हाँ दो भागों में बढ़ जाता है। पहला लिखो अरब सागर की शाखा, दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। दोनों बारे में यही पे थोड़ा सा लिखवा देते तो आगे नहीं लिखवाएंगे, जब सिद्धांत वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ दिक्कत नहीं होगी। तो लिखो आगे उसी नीचे देखो, अरब सागर शाखा द्वारा, अरब सागर शाखा द्वारा भारत के पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट पर्वत, महाराष्ट्र, गुजरात, थोड़ा बोले, चलिए फिर से लिख लीजिए, पूरा वाक्य बोलते हैं। अरब सागर की शाखा के द्वारा पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट पर्वत, महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में वर्षा होती है। वहीं अरब सागर की ही शाखा राजस्थान से गुजरते हुए हिमालय की श्रृंखलाओं से टकराती है। वहीं अरब सागर की ही शाखा राजस्थान से गुजरते हुए हिमालय की श्रृंखलाओं से टकराती है। हिमालय की श्रृंखलाओं से टकराती है तथा कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय ढालों पर वर्षा होती है। कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय ढालों पर वर्षा होती है। यहीं पे हम तीन चीजें और देख लेते हैं। पहला चीज कि राजस्थान का प्रदेश सूखा क्यों रह जाता है, उसके कारण को देख लेते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम भाग के वृष्टि छाया क्षेत्र क्यों बनता है, और पूर्वांचल या पूर्वोत्तर भारत में गारो खासी एवं जयंतिया में सबसे ज्यादा वर्षा क्यों होती है। इन तीन चीजों का भी यहीं पे हम लोग विश्लेषण कर लेंगे। आगे लिखिए, अरब सागर की ही शाखा द्वारा भारत के पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी हिस्से में पश्चिमी हिस्से में पर्याप्त वर्षा होती है। वहीं पश्चिमी घाट के पश्चिम भाग में, पश्चिम मतलब पीछे वाले भाग में, पश्चिम भाग में
पश्चिम भाग में वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, रेन शैडो जोन, वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, क्योंकि आर्द्रता भरी पौने आर्द्रता भरी पौने पश्चिमी घाट पर्वतमाला को पार नहीं कर पाती हैं, क्योंकि आर्द्रता भरी पौने पश्चिमी घाट पर्वतमाला को पार नहीं कर पाती हैं। वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शैडो जोन, समझ रहे हैं बात को? यानी जो यहाँ पे पश्चिमी घाट पर्वतमाला है आपकी, इसमें क्या होता है कि कुछ क्षेत्रों में जहाँ पे इसकी ऊंचाई ठीक ठाक है या तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव है, ठीक है, तो वो सब आर्द्रता भरी वायु होती है, ठीक है, वो आती है तो अग्रभाग में तो वर्षा हो जाती है इन सारे क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में और पश्चिमी घाट पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में, लेकिन पश्चिम भाग में वर्षा नहीं हो पाती। उसका कारण है कि आर्द्रता भरी पौने उसको क्रॉस ही नहीं कर पाती। जैसे मान लो ये पर्वत है, इस प्रकार का पर्वत, अब आर्द्रता भरी पौने आई इधर और इसको क्रॉस कर जाती तो इधर भी वर्षा होगी और इधर ही वर्षा हो रही है, इधर ही वर्षा हो रही है और इधर जो है वृष्टि छाया क्षेत्र बन जा रहा है, क्योंकि आर्द्रता भरी पौने पश्चिमी घाट पर्वतमाला को क्रॉस नहीं कर पाती। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा देखिए जो राजस्थान करना है, समझ रहे हैं कि नहीं? कभी कभी लगता है कि हम जो है मूर्ख को पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल ना बोल रहे हैं, ना कुछ हंस रहे हैं, ना रो रहे हैं, ना गुस्सा रहे हैं, कुछ तो कीजिए। जैसे तो कोई गुस्साई हुई है, क्या नाम तुम्हारा? प्रगति को गुस्साई हुई एकदम से। कुछ लोग हंस भी रहे हैं और कुछ लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, एकदम से पूछ रहे हैं कि हाँ समझ में आ रहा है, तब भी नहीं, कुछ नहीं बोलना है, और पूछ रहे हैं आ रहा है तो ये भी नहीं बोलना है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि अब हम ऐसा करेंगे, अगर पूछेंगे तो समझ में आ रहा है, अगर आप लोग बोल देंगे यस तो ठीक है, अगर बोल देंगे नो तो हम खड़ा करेंगे ये लोगों को, पूछेंगे क्या नहीं समझ में आया बताओ। अरे ये भी हो सकता है कि कह दें कि हाँ समझ में आ रहा है, तो पूछ लेंगे हाँ क्या आया बताओ। तो दोनों में खतरा है, तभी आप लोग बोलेंगे। क्यों? सलोनी दोनों नाम आज को याद हो ही गया, बेचारी डेली हमारे क्लास में आती है और डेली अपना नाम बताती है, डेली में भूल जाता हूँ, इसलिए ये भी गुस्सा रही थी एकदम से, देखो गुस्सा ही हुई एकदम से। चलिए ठीक है, लेकिन वहीं दूसरी ओर दक्षिण पश्चिमी मानसून राजस्थान से गुजरने के बावजूद भी यह क्षेत्र वर्षा विहीन रह जाता है। इसके दो कारण हैं। पहला, राजस्थान से गुजरने के बावजूद भी यह वर्षा विहीन रह जाता है। इसके दो कारण हैं। पहला लिखिए, अरावली पर्वत की दिशा का इन मानसूनी पवनों के समानांतर होना। अरावली पर्वत की दिशा का इन मानसूनी पवनों के समानांतर होना।
सरल बात है, आपको समझ ही गए होंगे। क्या समझ गए इस बात को? हैं? समझ गए इस बात को? समानांतर का मतलब समझ गए? समानांतर मतलब उसी सिधाई में, जिस सिधाई में हो जा रही है, जिस दिशा में हो जा रही है, उसी दिशा के बगल से हम भी गुजर रहे हैं। यानी दक्षिण पश्चिम महाकुंभ जहाँ से जा रहा है उसी के साइड में अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ है? गुजरात से दिल्ली तक असतत रूप से, ठीक है। और इसी दिशा में ऐसे मानसूनी पौने भी गुजर रही है, गुजर आ जाओ, ठीक है। उसी दिशा में मानसूनी पौने गुजर रही है, तो इसलिए वहाँ उन क्षेत्रों में मैंने बताया था कि मानसूनी पौनों को ऊपर उठना बहुत जरूरी होता है बरसात के लिए। ऊपर उठ नहीं पाती है तो वर्षा हो नहीं पाती है, तो राजस्थान का क्षेत्र भी सूखा रह जाता है। दूसरा एक कारण ये भी है, आगे लिखिए दूसरा वाले में, देखो पाकिस्तान के सिंध प्रदेश से प्रदेश से आने वाली गर्म एवं शुष्क हवाएं, गर्म एवं शुष्क हवाएं, गर्म एवं शुष्क हवाएं मानसूनी पवनों की सापेक्षिक आर्द्रता को कम कर देती हैं। गर्म एवं शुष्क हवाएं, गर्म एवं शुष्क हवाएं मानसूनी पवनों की सापेक्षिक आर्द्रता को कम कर देती हैं, जिससे वायु संतृप्त नहीं हो पाती, जिससे वायु संतृप्त नहीं हो पाती। और यह क्षेत्र वर्षा विहीन रह जाता है, और यह क्षेत्र वर्षा विहीन रह जाता है। अब इसमें दो तीन शब्द ऐसे आए हैं कि जो शायद कुछ लोग समझ में नहीं आए होंगे। पहला तो होगा सापेक्षिक आर्द्रता, दूसरा संतृप्त नहीं हो पाती, तीसरा सिंध प्रांत से कौन सी हवा रही है, ये भी महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान में कितने प्रांत हैं? 24 हैं? 14 34। भगवान कम पड़ोसी देशों को थोड़ा बहुत चीज़ों का गौर कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रांत नहीं है, क्योंकि हमेशा चर्चा में रहते हैं। तो पंजाब है, पंजाब भारत में, पंजाब पाकिस्तान में सबसे समृद्ध प्रांत जो है पाकिस्तान का पंजाब ही है। पंजाब के अलावा सिंध प्रांत है, वहाँ पे एक है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान जिसमें तमाम खनिज संसाधन उपलब्ध है। जैसे भारत में दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, वैसे वहाँ पे ये सब सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिला के पाकिस्तान में 5 प्रांत हैं, ज़्यादा नहीं है। जो एक ऊपर वाला गांधार, खैबर पख्तूनख्वा का नाम बोलते हैं लोग, तो ये सब मिला के 4-5 प्रांत हैं जो वहाँ पे। उसी में से प्रांत है सिंध। सिंध मतलब सिंधु नदी जहाँ से गुजर रही हो वही वाला तो क्षेत्र होगा। सिंधु नदी भारत के बाद पाकिस्तान में गुजरती है। जैसे भारत में सिंध और उसकी सहायक नदियाँ जो 5 हैं उसी के नाम पे पंजाब है, पाकिस्तान में उसी के नाम पे पंजाब है। और भारत में, भारत के पाकिस्तान में ही, ठीक है, सिंधु नदी का जो बेसिन है उसी आसपास का क्षेत्र जो सिंध प्रांत है, जो कि बिल्कुल पंजाब से सटा हुआ है, ठीक है। और वहाँ से गर्म एवं शुष्क हवाएं, गर्म एवं शुष्क हवाओं का मतलब है कि गर्म नहीं है और उनमें नमी बिल्कुल नहीं है। और एक हवा ऐसी है कि जिसमें दक्षिण पश्चिम मानसून की एक हवा ऐसी है कि जो इधर से आ रही है, जहाँ से गुजर रही है, और उसमें नमी पर्याप्त मात्रा में है। और एक हवा इधर से थोड़ी सी आ गई, उसमें गर्म भी है और शुष्क भी है। तो ये क्या करती है कि जो ह्यूमिडिटी का परसेंटेज होता है, हर हवा में होता है, जैसे इस समय की हवा है उसमें भी अपना ह्यूमिडिटी का परसेंटेज होगा, ठीक है। अब इसमें अगर गर्म हवा का झोंका आएगा
तो कुछ नमी को खत्म कर देगा। और नमी खत्म हुई तो फिर समझो वर्षा नहीं होगी, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि वर्षा होने के लिए दो चीज़ें बिल्कुल बुनियादी तौर पे अनिवार्य हैं। एक तो वायुमंडल में नमी होना, दूसरी उस नमी का ऊंचाई के स्थानों पे जाना, क्योंकि उसका तापमान घटना। ठीक है, तो अब यहाँ से गर्म एवं शुष्क हवा जो आ जाती है वो क्या करती है, जो वायु है उसकी संतृप्तता को कम कर देती है, यानी वो सैचुरेटेड नहीं हो पाती है। यानी जब कोई भी वायु 100% संतृप्त हो जाएगी, संतृप्त का मतलब कि पेट भर जाएगा, यानी कोई भी ऐसा तापमान जिसमें वायु में 100% आर्द्रता हो या नमी हो, और 100% से ज़्यादा आर्द्रता उसमें हो भी नहीं सकती। समझिए, अब अगर हवा गर्म आ गई तो उसकी जो सापेक्षिक आर्द्रता है उसको कम कर देगी, जो और सापेक्षिक आर्द्रता कम हुई तो ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, नमी कम हो जाएगी, तो वहाँ पे वर्षा होने की संभावना न्यून हो जाएगी। तो इन्हीं दो कारणों से भारत में थार के मरुस्थल का विकास हुआ है। समझिए, अब दो जगहों का हम लोग नाम पढ़ चुके, एक दृष्टि छाया क्षेत्र जो पश्चिमी घाट के पूर्वी हिस्से में बनता है, और एक दृष्टि छाया क्षेत्र या वर्षा विहीन क्षेत्र जो आपके थार के मरुस्थल में बनता है। दो ऐसे क्षेत्रों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब तीसरा ऐसा क्षेत्र है कि वहाँ कुछ ज़्यादा ही वर्षा हो जा रही है। कौन सा क्षेत्र है? पूर्वोत्तर भारत का मानसरोवर एवं मेघालय क्षेत्र। ठीक है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही वर्षा हो जा रही है, तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लें कि क्यों ज़्यादा वर्षा हो जा रही है। समझ रहे हैं नहीं? तो वहाँ पे लिखिए तीसरा, देखिए पूर्वोत्तर भारत में गारो, खासी एवं जैंतिया पहाड़ियाँ, पूर्वोत्तर भारत में गारो, खासी एवं जैंतिया पहाड़ियाँ कीपनुमा आकृति में फैली हुई हैं। कीपनुमा आकृति में फैली हुई है। कीपनुमा आकृति में फैली हुई है। गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है, ये पूर्वोत्तर भारत में मेघालय के आसपास के क्षेत्रों में ये तीनों पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और इनकी आकृति जो है वो कीपनुमा आकृति है, यानी यहाँ पे लगभग ये है, पूर्वोत्तर भारत लगभग यहाँ पे आपका होगा। और इधर से बंगाल की खाड़ी की शाखा आती है जो बिल्कुल आर्द्रता ग्रहण की हुई है, और आर्द्रता भी ग्रहण की हुई है। यहाँ से सोचिए ये मानसूनी पवन इतना दूर जलीय क्षेत्र में चल रही है, यानी इसमें नमी की कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, भरपूर आर्द्रता एकदम से लेके आके ऐसे क्षेत्र में वो टकराती हैं, यानी ऐसी पहाड़ी से टकराती हैं कि जिसकी आकृति कीपनुमा है। कीपनुमा का मतलब कि उसमें बाहर जाने कोई रास्ता ही नहीं है, सीधे आती है इधर से। और इन क्षेत्रों में ऊंचाई है, ऊंचाई भी चढ़ी और बादल बने, भारी वर्षा हुई, यानी भारत में दुनिया का सर्वोत्तम या सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान बन गया। जो और दूसरी ओर इन्हीं पहाड़ियों के जस्ट पीछे मेघालय की राजधानी वगैरह जैसे शिलांग वगैरह, वहाँ बहुत कम वर्षा होती है। जैसे अपने यहाँ दिल्ली में या दिल्ली छोड़िए आगरा, मथुरा, इन सारे क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। ठीक है, सेम स्थिति वहाँ पे भी, उन क्षेत्रों में भी वर्षा इतना ही होती है, यानी एक तरफ तो बाढ़ की स्थिति और दूसरी तरफ सूखे जैसी स्थिति बन गई। दोनों स्थितियाँ सामान्य जनजीवन के लिए बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, अति हमेशा खराब होती है, सामान्य जनजीवन के लिए भी, सबके लिए भी। एक तरफ बाढ़ की स्थिति रहती है, एक तरफ सूखे की स्थिति रहती है। ये भारत में तीन ऐसे क्षेत्र हैं कि जहाँ पे कहीं सूखा, कहीं बिल्कुल सूखा, मरुस्थल का निर्माण, कहीं इतना ज़्यादा वर्षा कि बाढ़ की स्थिति हो जाए। तो ये तीन ऐसे क्षेत्र हैं जो दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय एक विशेष मौसमी दशा का प्रदर्शन करते हैं। तो इसको पूरा कर लीजिए वाक्य को,
क्या लिखें, कीट नुमा आकृति में फैली हुई हैं एवं समुद्र की ओर खुली हुई हैं एवं समुद्र की ओर खुली हुई हैं। इसीलिए बंगाल की खाड़ी से होकर आने वाली इसीलिए बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं यहाँ टकराकर अत्यधिक वर्षा कराती हैं। हवाएं यहाँ आकर अत्यधिक वर्षा कराती हैं। खासी पहाड़ी के शीर्ष पर, खासी पहाड़ी के शीर्ष, खांसी सूंघने वाली नहीं, लेकिन आप खांसी जुकाम समझ रहे हैं, लेकिन खासी पहाड़ी के शीर्ष पर ये बीच में स्थित मानिस राम, खासी पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित यहाँ पे मानिस राम संसार में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। एक तथ्य और इसी में जोड़ दीजिए, दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय अरब सागर की शाखा से लगभग 65% वर्षा, दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय अरब सागर की शाखा से लगभग 65%, अरब सागर की शाखा से लगभग 65%, 65% तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा से 35% वर्षा होती है। 35% वर्षा होती है। तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा का भारत में प्रवेश करने के बाद, भारत में प्रवेश करने के बाद या पश्चात लिखिए, भारत में प्रवेश करने के पश्चात जैसे जैसे पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेंगे, प्रवेश करने के पश्चात जैसे जैसे पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे बारिश की मात्रा घटती जाती है। जैसे कोलकाता में जो बारिश होती है वो 120 सेंटीमीटर, इतना नहीं समझने के लिए बता रहा हूँ। कोलकाता में लगभग 120 सेंटीमीटर बारिश होती है। कोलकाता के बाद जैसे पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेंगे तो आगे पटना शहर है, बिहार की राजधानी, पटना में 105 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। उससे और आगे की तरफ आएंगे, इलाहाबाद मान लीजिए 95 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और आगे चले जाएंगे दिल्ली तक, वहाँ और लगभग 50-60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और आगे चले जाएंगे जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, वहाँ पता लगा 20 सेंटीमीटर मात्र वर्षा हो रही है। तो यानी ये प्रश्न पूछा है कथन के रूप में, यूपीएससी ने भी कई बार पूछा है कि भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रवेश के पश्चात पश्चिम में बढ़ने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती है या घटती है, ऐसे करके बनाया है कथन को। तो अगर बनाया है कि वर्षा की मात्रा घटती है तो सही है, और अगर ये लिखते हैं कि वर्षा की मात्रा बढ़ती है तो गलत हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार से कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है, नहीं तो फिर दिक्कत होगी प्रश्न को सॉल्व करने के दौरान, क्योंकि वो कथन के रूप में ही देगा।
वो तथ्यात्मक नहीं देखा कि भैया ये बताओ कि दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। और आप तो सुरत रोड के पहुँच गए, एग्जाम हाल में कनौल लहराते हुए पहुँच के बोला भारतीय भन्न से रिजल्ट आया, पास हो गए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। कथन वाला वो कॉन्सेप्ट वाला पूछता है जो कि आपका 2 घंटे में दिमाग तक बिल्कुल झंझावत हो जाएगा। जो आप एग्जाम हाल से निकलेंगे तो उसमें लगेगा दूसरी तरह के आगे, क्योंकि भाई कंपटीशन इतना है, 7-8 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं। पद के सापेक्ष लगभग 12-13 गुना लोगों को मेंस लिखवाया जाता है। मान लीजिए 1000 पद है, 13,000 लोग पास होंगे मात्र, एग्जाम दे रहे हैं लगभग 5-6-7 लाख लोग। यूपीएससी को और ज़्यादा हो जाते हैं, यूपीएससी को 10-12 लाख तक हो जाते हैं। ठीक है, यूपी विशेष में 6-7 लाख फॉर्म पढ़ते हैं और फ्री देने जाते हैं 4 लाख लोग, क्योंकि 2 लाख लोग तो इसे डाल देते हैं। बोलते हैं डालो, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं कि हमको बुलाता है कि नहीं बुलाता है फ्री के लिए। मतलब अपने आप को सोचते हैं कि बस हम डाल दिए फॉर्म तो हमको बुला लेगा कि भैया आओ, कहाँ थे आप, एक तो हम ढूंढ रहे थे, इतने ज्ञानवान आदमी थे कहाँ थे आप। ठीक है, तो सोचिए इतनी गंभीर है कि वो एग्जाम देने नहीं गए, यानी 6 लाख में से 2 लाख तो ऐसे कट गया। आपका 2 लाख लोगों से कंपटीशन नहीं है। इसीलिए हमेशा ऐसे एग्जामों में कंपटीशन आपका मात्र 10 से 15,000 लोगों के बीच में होता है। क्योंकि चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, 10 से 15,000 लोगों के बीच में ही आपका कंपटीशन होना है। क्योंकि इधर ट्रेन निपट गए और उसमें में से 4 लाख जो बचे हैं, 4 लाख में से 3.5 लाख लोग ऐसे होंगे कि 1 महीना भी नहीं पढ़े होंगे, और पढ़े भी होंगे तो इसे बस एक पन्ना आज पढ़ लिए, 1 पन्ना 5 दिन बाद पढ़ लिए। उसमें मात्र यानी 3.5 लाख लोग तो इसे आप बाहर हो जाएंगे। वो कंपटीशन उनसे आपका है ही नहीं। उसमें में से 10-20 हज़ार ऐसे भी मुझे गोला ही भरना नहीं आता है। 2-4 हज़ार लोग तो गोला और नंबर और उनका मान गलत करके चले आएंगे, उन पर कभी नहीं चल होगी। 50,000 लोग जो बचे उनसे आपका फ्री में टक्कर, मुश्किल से 5,000-5500 लोगों को पास करना है क्योंकि पद इसी के ग्रुप आते हैं। अब 45,000 लोगों को आपको पीछे धकेलना है। 45,000 लोगों में भी कैटेगरी होती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा लेबोरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानवान होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका फ्री नहीं निकलता है कभी, क्योंकि वो भैंसा लोटन तैयारी करते हैं। गाँव हमारे कहते हैं भैंसा लोटन तैयारी, उसे तैयारी करना है तो उनको फाड़ देना है, चीर देना है, दीवार में सर फोड़ लेना है, लेकिन कभी सिलेबस नहीं देखना है कि क्या है सिलेबस, कि आपको पढ़ना क्या है। जो किताब आ गई समझो कि बस इधर से जो दिमाग में बैठाते चले गए, तब जो चीज़ आई वो पढ़ते चले गए, वो तो बहुत ज़्यादा ज्ञानवान हो जाते हैं। ठीक है, 10-15 हज़ार लोग ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा ज्ञानवान होते हैं, तो वो भी कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। ज़्यादा ज्ञान भी घातक होता है। ठीक है, जहाँ जितना ज्ञान की आवश्यकता हो उतने ज्ञान आप बताइए, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बनाता है उसमें इसी प्रकार का ऑप्शन बनाता है कि अगर आपका ज़्यादा ज्ञान हुआ तो आप दूसरी चीज़ पहुँच जाएंगे, उस ऑप्शन को गलत मान लेंगे लोग। क्योंकि उसको एक्चुअल में जो प्री का पेपर होता है खास करके यूपीएससी का, वो ज्ञान की कम, आपके रीजनिंग की परीक्षा ज़्यादा होती है। क्योंकि हर प्रश्न में वो आपसे कुछ ऐसी चीज़ जानने का प्रयास कर रहा है कि अगर आप अवेयर होंगे, गंभीरतापूर्वक तैयारी की होंगी, तभी आप उस प्रश्न को हल कर पाएंगे, नहीं तो प्रश्न ही नहीं समझ पाएंगे। इसलिए कटक देखो 100 प्रश्न में 50 प्रश्न भी नहीं जा पाती है, यानी 50% भी पासिंग मार्क नहीं निकली है। यूपीएससी में और क्या 50 के और लगभग 45 के आसपास रहेगी, कभी जो है 90, कभी 87, 86, 85 ऐसे कटक रहती है। यानी लगभग 40-45% प्रश्न जो है आप कर ले जाएँ तो आप फ्री पास हो जाएंगे। यूपीएससी में भी ऐसे होता है, तो 90, 92, 95 थोड़ा इसमें 2 नंबर पड़ जाता है, क्योंकि इसमें तथ्यात्मक ज़्यादा पूछता है। फैक्चुअल दिवस वो पूछ लेगा, ओजोन परत संरक्षण दिवस क्या है, कब मनाया जाता है। अब तो और एडवांस हो गया, पूछता है कि विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस 2024 की थीम क्या है। 4 थीम लिखेगा, उसको बताएगा बताओ भैया क्या थीम है। ठीक है, यह योगा दिवस 2024 का मुख्य कार्यक्रम निम्नलिखित में से कहाँ मनाया गया।
भारत के संदर्भ में या विश्व के संदर्भ में किसी को पूछ सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब से लागू होगी, किस राज्य ने सबसे पहले लागू किया, किन राज्यों में अभी तक लागू नहीं हुई, ऐसे वो खोजता है जो है प्रश्न बनाने के लिए कि भैया आप पढ़े हुए हैं कि नहीं पढ़े। यानी 50,000 लोगों में से 30,000 लोग तो किसी में बाहर हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा पढ़ लेते हैं। अब बचे स्मार्ट लोग आया था, पढ़े कम हैं लेकिन दिमाग ज़्यादा लगाते हैं। ठीक है, वो बस अपने काम से ही काम रखना है, उतने उनको करने हैं कि इतने पास हो जाएं, बाकी दुनियादारी से नहीं मतलब है। और बाकी जो 30,000 रुपये पीछे छूटे हैं, ये 150 में 148 करके आते हैं, चाहे माइनस जो है ऋणात्मक अंकन ही क्यों ना हो। तो 148 कराओगे, 50 भी गलत हो गया, 17-18 नंबर तो और माइनस आ जाओगे, तो इसे कटअप से बाहर हो गए। आप 120 भी किए हैं, अगर आपका 20 गलत हो जा रहा है तब भी आप अंदर गिर दीजिए। ठीक है, तो 30,000 इसीलिए बाहर स्मार्ट लोग क्या करेंगे, 130 के आसपास करेंगे, जितना उनको आ रहा है उतना नहीं करेंगे, उतना तो उनको आएगा ही। वो पढ़ के गए हैं, पूर्व के 10-15 सालों 53 साल करके गए हैं, तब छात्र में पकड़ है। ठीक है, किन तथ्यों को पढ़ना है, किन तथ्यों को नहीं पढ़ना है। आज के समय में ये ज़्यादा जरूरी होगा कि इसको नहीं पढ़ना है, अगर फुल पढ़ेंगे तो कुछ दिक्कत हो जाएगी। तो वो केवल खुद नहीं करते, वही 10,000 वर्षों में आपका 15,000 वर्षों में आपका कंपटीशन है, उन्हीं के बीच में आपको स्थान लाना है 5,000 के अंदर, तो आप मेंस लिखने को पा जाएंगे। और जो मेंस लिखने वाले बच्चे होते हैं वो सब होते हैं गंभीर बच्चे, बिल्कुल सीरियस। उसमें 5 के 5,000 मान लीजिए कि अधिकारी बनने का गुण रखते हैं लगभग को। आप उनमें डिफरेंशिएट जानते हैं कौन सी चीज़ करेगी, लेखन शैली। जिसकी लेखन शैली धारदार है, उसकी पैनी है, वो आगे निकल जाएगा। और जिसकी लेखन शैली थोड़ा कमज़ोर है तो खराब लेखन शैली किसी की नहीं होगी, मतलब लोग सही होगी, लेकिन जिसकी पैनी जिसकी ज़्यादा अच्छी लग गई उसको 2-4 नंबर ज़्यादा मिल गया, वो सिलेक्ट हो गया। और जिसकी थोड़ा सा कम हुई वो पीछे रह गया। अब आना है आपको, मान लीजिए 1,000 पद है, 2,025 लोगों को बुलाएंगे इंटरव्यू। यूपीएससी को लगभग लोग नहीं बुलाते हैं, कोई 1,000 के आसपास बुलाएंगे। यूपीएससी में 3 गुना बुलाते हैं, और 1,000 से 3,000 लोग बुला लेते हैं कई बार। हालांकि संशोधन कर दिया, बीए भी 2 के आसपास बुलाते हैं। अब जो इंटरव्यू देने गए हैं उसमें भैया लीजिए 19 कोई नहीं होता, सब 20 होते हैं, सबके 20 लड़ाई होती है। इंटरव्यू में थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा लक भी काम करता है, थोड़ा सा यहाँ मानते हैं कि लक काम करता है। उसमें 4-5 बोर्ड बनते हैं, इंटरव्यू जो होता है 4-5 बोर्ड बनते हैं। उसमें आपके बड़े बड़े प्रोफेसर रहेंगे, रिटायर्ड अधिकारी भी रहेंगे, IAS IPS में। तो अपने पूरे जीवन का अनुभव लिए वो आपके सामने बैठेंगे। 5 लोग एक मनोवैज्ञानिक बैठेगा, 5 लोग केवल आप ही को देखेंगे एक टेक्निक आकर के। ठीक है, तो सबसे समझिए कि आत्महत्या जैसी स्थिति कब होती जानते हैं, हमारे साथ तो यही हुआ। सुबह बुलाएंगे आपको 9 बजे, इंटरव्यू होगा आपको 5 बजे शाम को। और इंटरव्यू का प्लेसर आप जानते ही भाई, भले उसमें कुछ ऐसा कुछ होता है कि कोई कुश्ती करता है वहाँ पे कि पहुँचे जैसे 2-4 तमाशा मारे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जाएंगे, बैठेंगे आराम से, जूता होता है सबसे किए, शूटिंग वूटिंग किए, उनसे सब एक दूसरे से बोल नहीं रहे हैं, सब गंभीर है, क्या पता नहीं कौन सी बात बोलते हुए उनको टेंशन हो जाए। बने अपने स्थान को बिल्कुल सोच रहे हैं कि भगवान, वहाँ पे पहुँचने के बाद में तो आपको आधे घंटे बाद पता चलेगा किसके बोर्ड में है आपका एग्जाम इंटरव्यू। और वो बोर्ड भी क्योंकि आदमी ही लेते हैं, तो आदमी का हर व्यक्ति का नेचर अलग अलग होता है। थोड़ा कोई ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ लोग कम स्ट्रिक्ट होते हैं, नंबर थोड़ा ठीक ठाक देते हैं। तो वहाँ पे भी प्रेशर होता है कि ऐसा ना हो कि आप फलाने के बोर्ड में पड़ जाए तो बहुत खतरनाक है भैया, डांट देते हैं कोई चीज़ अगर ना बता पाओ तो वहीं पे। अब वहाँ पहुँचे रहेंगे, पता लगे पहले नंबर आपका आ गया तो चलो कुछ ठीक है, गए सुबह की एनर्जी है, तुरंत गए इंटरव्यू दे दिए, फटाक से हो गया। हमारे साथ क्या हुआ, हमको 9 बजे बुला लिया गया, तो जब भी नंबर आएगा अभी नंबर आएगा। तो बीच में घंटा लंच करते हैं, उसमें भी आपको उसमें वही वाली कहानी हो जाती है जिसे मैंने कहा था कि किसी को कह दिया है कि अब आपको फांसी की सजा दी जाती है, लेकिन उसको तारीख ना बताई जाए कि कब देंगे।
आपको कमरे में बंद कर दिया जाए, इसके बाद तब आपको फांसी समझिए मिल गई, अब फांसी न दी जाए, डेली सोचे आप कब आ जाए रस्सी उसी लेके कहीं, चलो भैया हो गया टाइम, ठीक है। तो आप हर क्षण मरेंगे। भारत में इसी तरीके इसी बेस पे कई फांसियों को सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया। यार आप फांसी दी हो 2004 में, फांसी लटकाने की बात कर रहे हो 17 में, ये कौन सी बात थी? आदमी जो है 12 साल से यही सोच रहा है, हर क्षण मर रहा है कि हम सब मर जाएं, तो इस तरह का आदमी उसमें यही स्थिति होती है। आपको बुलाया 9 बजे गया है, 2.5 घंटे लगाए, और इतने प्रेशर में आप नाश्ता भी ठीक से नहीं कर पाते, अंदर कुछ मिलना नहीं, कोई नमकीन पी गया है, कोई कुछ वहाँ खा पाएंगे, आधे मरे बैठे रहेंगे। जो है जो निकलेंगे इंटरव्यू देके, वो भी ये नहीं कि आपके सामने गुजरेंगे कि अभी निकलेंगे, घुसेंगे इधर से, निकलेंगे पीछे से, वो अपना बाहर निकल गए। ये भी नहीं कि पूछेंगे कि हाँ भैया बताइए क्या पूछे थे, बाहर वाले तो पूछ लेंगे कि हाँ भैया क्या पूछा जा रहा है, लेकिन जो देने गए उनको तो भनक नहीं लगेगी, क्योंकि आपको इसी तरीके से वहाँ बनाया गया है। उसमें घुसेंगे आप एक तरफ से, जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एक कमरे में बैठा दिया जाएगा, आपको थोड़ा एक सुविधाएँ कर देगी, हल्का म्यूजिक वगैरह करवा दिया जाएगा, सुविधा गाना बजता रहेगा थोड़ा, कि आप बिल्कुल बोर ना हो जाएंगे। तो पता लगे 60 लोगों का इंटरव्यू है, अब आपका नंबर 60वां है। अब आपको ये भी नहीं पता है कि 60वां मेरा है, लेकिन किसके बोर्ड में ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको कब बुलाया जाएगा? 10 मिनट पहले आपको सूचित किया जाएगा कि भैया तैयार हो गए, अब आपका नंबर आएगा। अब भूखे प्यासे तनाव में बिल्कुल मरे हुए हैं एकदम से, अधवारा तो आपको इसे कर डाली, और उसके बाद आप जाएंगे तो उनसे अपेक्षा ये करेंगे कि बिल्कुल तेज तर्रार बोले, आप जो है बिल्कुल एकदम से एनर्जी से भरपूर रहें, तो इसकी संभावना कम होती है। एक दबाव होता है जो क्या नहीं हुआ तब क्या होगा, लेकिन तो आधा तो इसे मर जाते हैं आप। तो इसमें भी आप इसको लगे तो कहेंगे, आप ही के साथ में गया इंटरव्यू देने 9 बजे, 10:30 बजे वो घर आ गया अपने, अब आप 10:30 बजे वहाँ बैठे मर रहे हैं, तो ये लगे होता है ना। ऐसा थोड़ा होता है कि आप वो कुछ ज़्यादा नंबर आपके लाया, उसका इंटरव्यू पहले हो गया, तो इंटरव्यू करता है लग के काम को। अभी देखिए यूपीएससी का रिजल्ट पिछली बार जब आया तो कई ऐसे बच्चे उसमें थे कि जो 3-3, 4-4 इंटरव्यू जो है यूपीएससी का फेस किए और नहीं हुए। ये तो लोगों का मतलब कहा गया कि हाँ भाई इतना इंटरव्यू का कोई आदमी दिया है, इतना मेहनत किया, तो ये सब संभव नहीं है कि उसके पास ज्ञान की कमी है, न ज्ञान की कमी है, न किसी चीज़ की कमी है, परफेक्ट वो अधिकारी बन सकता है। बिल्कुल लक ही मान सकते हैं और कुछ नहीं मानेंगे। 1000 लोगों को आपको मारेंगे, 2 पे 1 को होना है, सीधी सी बात है। वो या तो आपका होगा या तो आपका होगा नहीं, जो थोड़ा सा पास पड़ जाए उसे हो जाएगा, बताने में, बोलने में, चालने में। तो प्लस आप इसी रूप में पढ़ सकते हैं, आपका पहले पढ़ जाए, अच्छे लोगों बोर्ड में पढ़ जाए, और वहाँ पे ये भी कि आप ये मत पूछिए कि हम भूगोल विषय के तो हमको भूगोल पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा, कुछ नहीं पूछेंगे। बताओ आज खा के क्या है वो, बताओ कि चना खा के, बताओ चने में कौन कौन सा जो है न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, वही बताओ। तो कुछ भी पूछ सकते हैं। सफ़ेद कपड़ा पहन के गए तो ये पूछ लेंगे सफ़ेद क्यों पहन के आया, काला क्यों नहीं पहन के आया। उनको हवा हमारी पूछना, क्योंकि दिन भर वो भी पूछ पाछ के पके रहते हैं। सबसे कितना पढ़ किसी आदमी के अंदर रिटायर्ड हो जाएगा। एक तो रिटायर्ड आदमी होते हैं, अधिकांश जो बुजुर्ग बोलते नहीं, इतना धीमे बोलेंगे कि सुन ही नहीं पाएंगे आप बोले क्या है वहाँ से। और ये भी नहीं कह सकते हैं कि सब बहुत तेज बोली, पता लगे यही कहती इसी तरह आपको बाहर कर दी कि रे तो अभी से बन गया अधिकारी, जो अभी को आदेश देने लगा, उनको बताते हैं 4-5 नंबर कम कर दिए, खत्म कहानी आपकी। जो तो ये पूरा होता है आपका चरण, जो हर चरण में आपकी लड़ाई है, लेकिन गंभीर बहुत लोग कम होते हैं जो तैयारी करने वाले लोग हैं। इसीलिए सबका नहीं होता, कुछ ही लोगों को होता है ना। एक जिले से 2-4 लोग हो पाते हैं, वो बहुत पढ़ाकू जिला है, तो नहीं तो फिर बाहर रहते हैं। लेकिन फिलहाल ये सारी बातें होती रहेंगी, कि बीच में हम लोग इसी तरीके का बातें करते रहेंगे कि आपका एग्जाम में जितनी जानकारी उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे, उतने आपके लिए तैयारी आसान होगी और दिशा भ्रम नहीं होगा। पता लगे जा रहे हैं गोरखपुर, निकल गए देवरिया, रास्ता नहीं पता था, निकल गए भाई, और रास्ता पता रह तो गोरखपुर पहुँचेंगे तो उतर लेंगे, यहाँ भैया हमने स्टाफ पहुँच गए। ठीक है, तो ये सारी बातें आपके परीक्षा से संबंधित हैं, तो इसको बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए। हम तो नहीं सोचते हैं, लेकिन आप लोग लगते हैं कि देखिए पढ़ा रहे थे भूगोल,
बता दिए दूसरा, आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास। ठीक है, तो ऐसे ही ना सोचिएगा आप लोग जो है। फिलहाल इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए, वो छोड़ देंगे, टाइम भी भूल गया है। इसमें क्या लिखे थे लास्ट में? जो है जैसे उत्तर की दिशा में जाते हैं उसे जो है वर्षा की मात्रा घटती है। तो ऐसा तथ्य है ही नहीं कि जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। डालिए आप लोग शरद ऋतु। ठीक है, शरद ऋतु के बाद हम लोग, शरद ऋतु बहुत छोटा सा है, 5 से 15 मिनट के बीच में खत्म हो जाएगा, कल हम लोग खत्म करेंगे। और उसके बाद आएंगे भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के बारे में, क्योंकि मानसून एक ऐसी पहेली है, इस पर अभी भी अनुसंधान जारी है। समझ लीजिए कि अभी भी अनुसंधान जारी है कि भारत में मानसून कैसे आता है, एग्जैक्ट कारण क्या है, मोटे मोटे कारण क्या है, वो तो हम लोग पढ़ते ही हैं, खैर वो तो हमारे आपके पास ही। तो इसमें कई विद्वान, ब्रिटेन के, भारत के भी 2 विद्वान, सब ने जो है मिलकर बहुत सारे सिद्धांतों का प्रवचन किया। लेकिन उसमें 3-4 सिद्धांत ऐसे हैं कि जिसको हमको आपको देखना है। जैसे फ्लोन का है पछुआ कोण सिद्धांत, और इसके अलावा जेट स्ट्रीम का सिद्धांत है, एल नीनो का भी सिद्धांत माना जाता है, इसी से संबंधित है, क्योंकि एल नीनो का प्रभाव भारत में बाढ़ और सूखी के रूप में देखा जाता है। जो फ्लोन का पछुआ कोण सिद्धांत है ही। तो यही सारे 3-4 सिद्धांत हमको आपको केवल मात्र देखना है इसमें, बस आपका जलवायु वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा लोग। ठीक है, चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर प्रश्न लिखना चाहें तो लिख लीजिए। चलो आज भूगोल से अलग प्रश्न देंगे। आप लोग भूगोल से बोर होते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा अलग प्रश्न देंगे। लिखिए, बिल्कुल सामाजिक प्रश्न है, समझिए कि आप लोग सोच के भी लिख सकते हैं और देख प्रत्येक महसूस भी करते हैं उस चीजों को लिखते हैं। देखिए, सोशल मीडिया वर्तमान समय में लाभकारी होने के बजाय नुकसानदायक ज्यादा साबित हो रही है। समीक्षा कीजिए। नारा वारा लग रहा है, देखिए तो बिल्कुल जागरूक लोग हैं आपके बच्चे। इसको आपको किस तरीके से लिखना है, थोड़ा सा इसमें उत्तर लिखिएगा। ठीक है, तो सोच के लिखना है, नकल को ज़्यादा मत करने कीजिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। नकल करेंगे आपको गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको परिभाषा दे देनी है, छोटी सी शॉर्ट 2 लाइन 2.5 लाइन की, इससे ज़्यादा नहीं। कई लोग तो आधा पेज एक परिभाषा उल्टा ही लिख डालते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा लाभ भी आपको पहले बता देना है कि हाँ भाई ये लाभ हमको प्राप्त होते हैं। हालांकि वर्तमान समय में इसके उपयोग की प्रवृत्ति को देखते हुए इसके कई नुकसान भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, उन नुकसानों का भी 2-4-6 का आपका बिंदुवार विवरण दे सकते हैं या फ्लो चार्ट में बना के दे सकते हैं। और एक तरफ से बिल्कुल ना लिख के लाइएगा, मला के एक तरफ यहाँ शुरू किए इस कोने से उस कोने जाके खत्म किए, और बीच में सांस लेने जगह नहीं है। इस तरीके 4-5 कापी आती है तो बहुत गड़बड़ लगता है, उसमें पढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, आखिर तक लिखिए, आखिर तक मतलब कि जो पढ़ लिया आदमी ना चाहते हुए भी देखिए, उस पर ध्यान जाएगा। ठीक है, तो उन चीज़ों का आप लोग प्रयास करिएगा। उसके बाद थोड़ा सा निष्कर्ष लिखिएगा अपना सुझाव, बस। इसके अलावा कुछ मत लिखिएगा, नहीं जितना ज्ञान इसके बारे में सब इसी में उड़ेल दीजिए, गड़बड़ा जाएगा। मैं बताया ज़्यादा ज्ञान तुम भी और घातक है, इसलिए सामान्य ज्ञान तक ही रहिएगा। ठीक है, हाँ, नहीं कई लोग
दे देते हैं। कई एक आध काफी हमको एक आध दिन मिल गई जो इसमें जो प्रश्न पूछा गया था वो छोड़ के बाकी सारी बातें बताई गई थी। भले तो इस प्रकार के हमने कि जो पूछा जाए कि उतना ही लिखिए, ये सबसे जरूरी चीज। हमेशा मैं हर उत्तर बोलने के पहले ये बात बताता हूँ कि जितना पूछा गया उसके एक शब्द भी अनावश्यक आपको नहीं लिखना, भले आपको हो जाता ज्ञान। अपने ज्ञान को रोकना है कि नहीं मत आओ और थोड़ी देर के लिए इसको लिख लें तब आना। ठीक है? हाँ, और उत्तर के सभी अंग उसमें समाहित रहे हैं, उनका भी कोशिश रहे। जो मुक्त रूप से जानना चाह रहा है वो भी आप बताइए, और निष्कर्ष भी लिखिए। निष्कर्ष या सुझाव उसको कह सकते हैं कि हाँ इसमें ये किया जा सकता है सुधार। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना है। कल इसको खत्म कर देंगे, अब तक ज़्यादा नहीं। ओके।